नमस्कार, मैं प्रभात सिंह आज फिर आप लोगों के सामने बायोलॉजी के नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे हृदय का सचित्र वर्णन का और वृक्क के सचित्र वर्णन का अध्ययन करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक चर्चा की जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा करेंगे जिस लेसन से संबंधित हैं या जिनका एग्जाम में आने की जिनकी संभावना है। तो पहले मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, मनुष्य के शरीर में अंगों का समूह पाया जाता है जिसे तंत्र कहते हैं, और तंत्र से ही शरीर निर्माण होता है। बहुत सारे तंत्र मिलकर शरीर बनाते हैं। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं परिसंचरण तंत्र पर। परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र क्या है सुन लीजिए। मनुष्य के शरीर में गैसीय पदार्थों तथा भोज्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक परिवहन तंत्र पाया जाता है या तरल पदार्थों का समूह पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र में एक बात और याद रखिएगा, इसमें कई जैसे इसके मुख्य अवयव कौन कौन है, कौन कौन चीज में भाग लेते हैं परिसंचरण में। पहला रुधिर, रुधिर वाहिनियां, हृदय। तीन टॉपिक है इसमें चर्चा करने के लिए। थोड़ा इसमें चर्चा जल्दी करते हैं। मनुष्य के शरीर में तरल पदार्थ पाया जाता है। तरल पदार्थ याद रखिएगा, मनुष्य के भार का कुल 7% भार बनाता है। ये दो भागों में बना होता है, एक प्लाज्मा 55%, एक रुधिराणु 45%। प्लाज्मा रंगहीन सफेद रंग की तरल पदार्थ होती है जिसमें 90% जल तथा 10% में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। रुधिराणु वास्तविकता में 3 प्रकार के होते हैं। रुधिर के अणु RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या लाल रुधिर कणिकाएं, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता तथा इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करने का कार्य करता है। यह श्वसन में भाग लेती हैं, श्वसन के मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करके कोशिका तक तथा कोशिका CO2 को फेफड़े तक पहुंचाती है, ठीक है। अगला नंबर आता है WBC। WBC जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। ये शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बनाने कार्य करती है। WBC में केंद्रक यदि पालियों में बटा होता है उसे कणिकामय WBC कहते हैं। कणिकामय में 3 हैं, याद रखिएगा। एक है न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और अकणिकामय में 2 हैं। अकणिकामय में 2 हैं। एक है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए क्योंकि हो सकता है पूछ लीजिए आपसे कि WBC जीवन काल कितने दिन होता है या RBC जीवन काल कितने दिन होता है। अगर 4 से 5 दिन दिए तभी यही मार देना, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर आता है प्लेटलेट्स। इनका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, ठीक है, तथा ये WBC के कार्यों की पूर्ति करती है एवं शरीर में रोगों लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। चलिए आगे। रुधिर वाहिनियों में याद रखिएगा
ये आप देख लीजिए। चलिए, रुधिर वाहिनी शरीर में दो प्रकार की होती हैं, एक लसिका मतलब रुधिर वाहिनी दो प्रकार की हैं, एक शिरा और एक धमनी। शिरा का काम क्या होता है? शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर से इकट्ठा करके हृदय में पहुंचाना। लेकिन सभी शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। इनकी त्वचा मतलब इनकी भित्त पतली होती है, यह त्वचा को ऊपरी सतह पर स्थित होते, नीले रंग की नलिकाएं होती हैं, इनमें रुधिर का दाब कम होता है। परंतु फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। करती क्या है कि जो ब्लड हमारा प्योर हुआ फेफड़े से, उसको ले कहाँ ले आती है? दायां लिंग में लाती है, बायां लिंग में लेके आते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध बहता है, फुफ्फुस धमनी में शुद्ध बहता है। सभी धमनी में शुद्ध बहता है, तो याद रखिए। ठीक है, आते हृदय पे, बच्चे कहते हैं सर हृदय बारे में थोड़ा। तो मनुष्य का हृदय बंद मुट्ठी के समान हृदय पेशियों से बना हुआ, फेफड़ों के बीच में डायफ्राम के ऊपर हल्के गुलाबी रंग का एक अति संवेदनशील अंग है, जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। इसका निर्माण हृदय पेशियों के द्वारा होता है। इसके ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है, जिसके कारण इसे बाह्य आघातों से मतलब जो इसे बाह्य आघातों से बचाता है। मनुष्य का हृदय बंद मुट्ठी के समान 300 से 350 ग्राम भार का होता है। यह खोखला होता है। ये 4 वेशमों से मिलकर बना हुआ होता है। ऊपरी चौड़े भाग को अलिंद कहते हैं, जो दाएं अलिंद बाएं अलिंद बटा होता है, तथा निचले शंक्वाकार भाग को निलय कहते हैं, जो दाएं निलय और बाएं निलय में बटा होता है। ठीक है, याद किया जाए तो यहाँ से देखिए बाह्य संरचना हो गई। आंतरिक संरचना बात करेंगे तो कुछ ऐसा, यहाँ पे कपाट है, द्विवल्नी, याद रखिए पश्च महाशिरा, ये महाधमनी है। और ये जो ब्लड लेके आ रही बॉडी में हृदय हमारे फेफड़े से शुद्ध रक्त, ये है पल्मोनरी या फुफ्फुस शिरा है। ठीक है, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध बहता है। देख रहे हो ब्लड लेके जा रही नहीं है, ये आपका दायां अलिंद है, ये दायां निलय है, ये बायां अलिंद है, और ये क्या है? बायां निलय है। ये याद रखिएगा, फुफ्फुस धमनी है, जो हमारे दाएं अलिंद से जो ब्लड आया किसमें? दाएं निलय ब्लड को ले जाएंगे कहाँ? फेफड़े में, जहाँ पे O2 ले। अशुद्ध रक्त मतलब खराब नहीं है, अशुद्ध मतलब होता है भाई O2 उसमें नहीं है, CO2 की मात्रा है। ठीक है, और ये है अग्र महाशिरा। मैं पहले बाह्य संरचना बनाया, तभी आंतरिक बना दिए। ठीक है, तो आपको अगर फिगर तैयार है तो आप समझिए चीजें आपके हाथ में है। तो अगर बात किया जाए तो हृदय के बारे में चीजें फिर सुन लीजिए एक बार। हृदय बंद मुट्ठी के समान 300 से 350 ग्राम भार का खोखला हृदय पेशियों से बना होता है। यह फेफड़े के बीचों बीच बाएं तरफ झुका हुआ डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, इसमें इसका निर्माण हृदय पेशियों के द्वारा होता है, जो जीवन पर्यंत कार्य करती हैं, जो संरचना में रेखित पेशी की तरह, परंतु कार्य संरचना में रेखित पेशी की तरह, जबकि कार्य रेखित पेशियों की तरह करती हैं। ठीक है,
आगे बात किए जाए तो ऊपरी भाग को अलिंद कहते हैं। अलिंद में संपूर्ण शरीर से शिरा के द्वारा रक्त आता है, आने के पश्चात यह द्विवल्नी कपाट से होते हुए निलय में जाता है। निलय से फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में जाता है, जहाँ पर ऑक्सीकृत होने के पश्चात फुफ्फुस शिरा के द्वारा किस में आ रहा है, बायालिंद में आता है। बायालिंद से बाह्य निलय में, उसके पश्चात महाधमनी कांड के द्वारा पूरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, इसी लेसन का है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र या दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोहरा रक्त परिसंचरण क्या, देख लीजिए ग्राफ थोड़ा। ये मान लीजिए आपका शरीर है, ये फेफड़े हैं, ये आपका हार्ट। पूरे शरीर ब्लड किसमें जाता है, दाएं अलिंद में। परिसंचरण के पश्चात कहाँ से निकलता है, फिर ये ले जा कौन रही है, इस नली का नाम है फुफ्फुस धमनी। सभी धमनी शुद्ध बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध बहता है। ये वास्तव क्या है, दायां निलय है, ये हमारा फेफड़ा है, जहाँ पर श्वसन प्रक्रिया के द्वारा हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है, और कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाता है। ये है, इसका नाम है फुफ्फुस शिरा। ब्लड को ले आ रहे, किसमें लाती भैया, बायां अलिंद में। फिर किसमें आता है, बायां निलय में। फिर पूरे शरीर में चला जाता है। ये वास्तव में धमनी है, पूरे शरीर में रक्त ले जाने का कार्य करती है। इनमें इन धमनी की भित्ति मोटी होती है, त्वचा की सतह में धसी हुई होती है। इनमें रुधिर का दबाव उच्च होता है, ठीक है। इसमें रुधिर का वेग क्या होता है, उच्च होता है। तो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, मनुष्य के शरीर में परिसंचरण प्रक्रिया में रक्त 2 बार हृदय में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। संपूर्ण शरीर से हृदय में फुफ्फुस धमनी की सहायता, यहाँ लिखना पड़ेगा शिरा की सहायता से रक्त दायां अलिंद में आता है। दायां अलिंद से दबाव बढ़ने पर दायां निलय से फिर फुफ्फुस धमनी की सहायता फेफड़े में जाता है, जहाँ पर ऑक्सीकरण के पश्चात शुद्ध रुधिर बायां अलिंद में आता है। बायां अलिंद से बायां निलय में तथा उसके पश्चात हमारे शरीर में पुनः धमनी के द्वारा पहुंच जाता है। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय के बारे में बात हमने कर ली है, अब बात करते हैं वृक्क के बारे में। वृक्क याद रखिएगा मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग। उत्सर्जन होता क्या है कि मनुष्य के शरीर में अपशिष्ट पदार्थों या अपचित अपशिष्ट पदार्थों का शरीर के बाहर बहिक्षेपण करना है, क्या है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भाग तो लेते हैं वही मूत्राशय भाग लेता है, मूत्रवाहिनी भाग लेता है, वृक्क भाग लेता है, लेकिन वृक्क मेन। मनुष्य के शरीर में वृक्क की बात की जाए, मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है, यह सेम के बीच के आकार का, ठीक है। एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है जो उधर भाग में कशेरुदंड के पार्श्व में पीछे की ओर स्थित होता है। मनुष्य के शरीर में वृक्क सेम के बीच का आकार का कत्थई लाल रंग का होता है, ठीक है। इसके शीर्ष पर अधिवृक्क पाया जाता है जो एड्रिनल हार्मोन्स का स्राव करता है, तथा वृक्क में नेफ्रॉन पाई जाती है, ठीक है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, जिसमें परानिस्यंदन के द्वारा मूत्र का निर्माण होता है। दिन भर में याद रखिएगा 180 लीटर लगभग फिल्टर करके ब्लड का निर्माण होता है, जिसमें से फिर से फिल्टर होने के पश्चात 180 लीटर में से 1.5 से 2 लीटर मूत्र का निर्माण होता है, जो मूत्र वाहिनी की सहायता से मूत्राशय उसके बाद बाहर तरफ विक्षेपित कर दिया जाता है। मनुष्य के वृक्क में
दो नलिकाएं शिरा और धमनी दोनों प्रवेश करती हैं। इसमें अपोहन की प्रक्रिया होती है। याद रखिए, कोलाइडल विलयन में से अपशिष्ट पदार्थों का विक्षेपण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपोहन कहलाती है। इसके लिए इसमें मेडुला पेल्विस पाया जाता है, ठीक है, तथा इसके बाहर जो लेयर होती है इसे वल्कुट कहते हैं, ठीक है। अपोहन क्या होता है फिर सुन लीजिएगा। कोलाइडल विलयन में से या तरल पदार्थ में से अशुद्धियाँ दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। तो आप इसको कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, वाष्पोत्सर्जन। हम लोग अब चर्चा करेंगे इसके बाद डीएनए पे नेक्स्ट वीडियो में। वाष्पोत्सर्जन क्या है? याद रखिएगा, पादप जल की अधिक मात्रा होने पर या अपने ताप का नियंत्रण या नियमन करने के लिए जल का उत्सर्जन करते हैं, इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया पत्तियों की निचली सतह तथा ऊपर सतह पर स्थित सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा होती है, जिसे स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। यह इनकी दो अवस्थाएं होती हैं, खुला रंध्र और बंद रंध्र, ठीक है। याद रखिएगा, रंध्र के द्वारा से गैस मतलब पादप गैसीय विनिमय करते हैं। यह सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इसमें सहायक कोशिकाएं होती है जो संवेदना को ग्रहण करती है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। आप मुझे भरोसा आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।